ओमकार जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। सर हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ज़मानत पर बाहर आ गए हैं, तो कांग्रेसी कह रहे हैं ज़मानत ही मिली है, वो भी सशर्त बरी नहीं हुए हैं। उनकी जो भाषा बड़ी चिपचिपी है। ऐसे में हरियाणा का क्या सीन देखते हैं, क्या माहौल बनेगा? एक तो अरविंद केजरीवाल के जमानत पर बाहर आने से जुड़ा हुआ प्रश्न है, दूसरे कांग्रेस की प्रतिक्रिया है। और ये प्रतिक्रिया ऐसी ही है जैसी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। तो इसका मतलब ये है कि इंडी अलायंस का घटक दल होने के बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं और इंडी अलायंस का कोई लिहाज नहीं, कोई गठबंधन नहीं, कोई एक दूसरे का सम्मान नहीं। और कांग्रेस पार्टी ने लाइन खींच ली है, वो इसलिए खींच ली है कि आम आदमी पार्टी भी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उस पर उसने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। अब बात यह है कि ये किसका वोट काटेंगे। पहली बात तो ये है, मैं पहले भी कह चुका हूं अपने प्रोग्राम्स में भी और दूसरे चैनलों पर भी, कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में लेना एक ना देना दो। उनका कोई किस्सा ही नहीं है, कोई जनाधार ही नहीं है। कभी इन्होंने वहां जाकर के काम भी नहीं किए हैं, बल्कि हरियाणा को उल्टी गालियां बकी हैं। दिल्ली में गर्मियों में पेयजल संकट होता है तो हरियाणा जिम्मेदार जी। वो बांध पर जो है तरह तरह की रोक लगा दी गई है, दिल्ली को प्यासा मार दिया है। यहाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर से लेकर के फरवरी तक अगर पॉल्यूशन की समस्या होती है तो हरियाणा के किसान जिम्मेदार, वो पराली जलाते हैं, इसलिए दिल्ली का दम घोट दिया जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जिम्मेदार, और जब तक पंजाब में से इनकी सरकार नहीं बनी थी तब तक पंजाब के किसान भी जिम्मेदार थे। लेकिन अब चूंकि वहां भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए अब पंजाब जिम्मेदार नहीं है। तो ये जो तुम ही से मोहब्बत तुम ही से, वो वाला जो एक सिलसिला है, हुँ। तो वो इनकी राजनीति में देखने को मिलता है। अभी सुनीता केजरीवाल को मैं देख रहा था भिवानी में और दूसरी जगहों पर, वो कुछ सभाएं वगैरह कर रही थी, लोगों को संबोधित कर रही थी। आपके लाडले, आपके बेटे। कभी अरविंद केजरीवाल को सुना है कि हरियाणा में कोई आपदा आई हो, कोई विपदा आई हो, कोई दुख हो, कोई सुख हो, और अरविंद केजरीवाल कभी हरियाणा गए हों? वो तो हरियाणा से हमेशा कानूनी लड़ाई लड़ते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की लड़ाई लड़ते रहे हैं, हरियाणा के सिर पर ठीकरा फोड़ते रहे हैं। तो ये तो हुआ इस पूरे प्रकरण का एक पहलू। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस का घटक दल होने के बावजूद और लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर के चुनाव लड़ने के बावजूद अब अगर हमारी बाहां उमेट करके 10 सीटें मांग रहे थे और वो नहीं दी गई तो सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका जो भी नुकसान होना है वो कांग्रेस पार्टी को होना है। यानी जो काम असदुद्दीन ओवैसी अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ करते रहे हैं, या उनके राह में कांटे बोते रहे हैं, या आरजेडी या नीतीश बाबू या ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोटों के तलबगार रहते हैं, उन्हीं पर आश्रित रहते हैं, उनके लिए जो मुश्किलें पेश करते हैं, लगभग वैसी ही सिचुएशन अब हरियाणा में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के लिए कर दी है। और कांग्रेस तो खैर, मैं उसको बुद्धू तो नहीं कहूँगा, क्योंकि 58 साल तो उसने देश पर राज किया है, तो इतनी राजनीतिक समझ तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप में विकसित हो जानी चाहिए कि कौन दवा जो है आपके लिए फायदेमंद है और कौन सी नुकसान है देह है। ये इंडी अलायंस में अरविंद केजरीवाल को लेना ही कांग्रेस के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति थी, क्योंकि दिल्ली में भी 15 साल का जो शीला दीक्षित का
शासनकाल था उसका अंत अरविंद केजरीवाल ने किया था। और पंजाब में भी जो अमरिंदर सिंह की सरकार थी, बाद में चरणजीत चन्नी की बनी, उसका अंत भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने ही किया। तो जो पार्टी आपकी कीमत पर आपके जनाधार को गड़प करके आगे बढ़ रही है, अपना जगह बना रही है, आप उसी के साथ गठबंधन कर रहे हो। और क्या हुआ लोकसभा चुनाव में? चंडीगढ़ की सीट चलो आम आदमी पार्टी ने बड़ी मेहरबानी करी, कांग्रेस के ऊपर छोड़ दी कि साहब आप अपना कैंडिडेट उतार लीजिए, मनीष तिवारी जीत गए वहां से। हरियाणा में 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी, एक पर कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी लड़ रही थी। नतीजा क्या हुआ? आम आदमी पार्टी अपनी सीट हार गई। कांग्रेस तो चलो फिर भी 5 सीटें वहां से जीत गई। गुजरात में भी 2 सीटें ले मरी थी ये आम आदमी पार्टी, भरूच और भावनगर वाली। क्या हुआ? हार गई। दिल्ली में 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, 3 पर कांग्रेस लड़ रही थी। यानी आपने चंडीगढ़ में गठबंधन किया, हरियाणा में किया, गुजरात में किया, दिल्ली में किया। नतीजा क्या निकला? ठन ठन गोपाल। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं जीती। पंजाब में इनका गठबंधन ही नहीं हुआ, दोनों को गलतफहमी थी। आम आदमी पार्टी को भी गलतफहमी थी कि हम तो सत्ता में हैं, हम तो 92 सीटें जीत करके आए हैं 117 में से, तो हमारा तो 13 की 13 सीटें जीतना बनता ही है। लेकिन क्या हुआ? केवल 3 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती। तो ये दोनों को पता है, उनको हालाँकि ये भी पता था कांग्रेस को कि साहब 10 साल की सत्ता के बावजूद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है और इतना गुस्सा पब्लिक में उसके खिलाफ नहीं है, जितना आम तौर पर 5 साल के शासनकाल में कांग्रेस के खिलाफ हो जाता है और 5 साल बाद पब्लिक इनको चलता कर देती है। तो 10 साल बाद भी अगर कांग्रेस को लगता था कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर ही लेना चाहिए, और मीटिंगें हुई, बाकायदा मीटिंगें हुई, और वो सिरे नहीं चढ़ी क्योंकि आम आदमी पार्टी की इच्छाएँ कुछ ज़्यादा ही बलवती हो गई थी, 10 सीटें माँग रही थी 90 में से। कांग्रेस ने नहीं दी तो चीज़ें सिरे नहीं चढ़ी और अब दोनों में फाइट है। तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल चूँकि अब जेल से बाहर आ गए हैं, फ्रीली जाएँगे, प्रचार करेंगे, मीडिया मैनेजमेंट उनका जिस तरीके का है, कवरेज भी मिलेगी। और ये जो कवरेज का जो मैनेजमेंट है अरविंद केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल से इतनी नहीं घबरा रही है पार्टी जितना मीडिया मैनेजमेंट से घबरा रही है। इस सुर्खियों में अरविंद केजरीवाल ज़्यादा रहेंगे, राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनकी जो दूसरी लीडरशिप है वो कम रहेगी। तो रायता फैलाएंगे और क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी की जो संभावनाएं थोड़ी बहुत होंगी, उनको धूमिल करेंगे, धूल धूसरित करेंगे। इसीलिए आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने ये लाइन ले ली है। सही कह रहे हैं सर, लेकिन एक सवाल है, मतलब मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि इस बार का हरियाणा का चुनाव अ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नाके पर शंभू बॉर्डर पे सो कॉल्ड किसान बैठे हुए हैं और अभी तक तो हरियाणा सरकार ने उनको 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया दिल्ली की ओर। अब चुनाव में अगर ज़रा भी हैंकी-पैंकी होती है, तो फिर ये सीन जो है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या कहते हैं? देखिए, वो सब खतरे अपनी जगह हैं और मैंने आज दोपहर में एक वीडियो इसका किया भी था, जिसमें यही आशंका व्यक्त की थी कि अगर हरियाणा में कांग्रेस जीतती है, तो फिर दिल्ली में आए दिन हम अराजकता का माहौल देखेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में अगर कांग्रेस की हो जाएगी, तो पंजाब से लेकर के और दिल्ली तक इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। जो सेंट्रल फोर्सेस आप लगाते हैं, वो राज्य सरकार के और जिला प्रशासनों के अधीन काम करती है। अगर राज्य सरकार उनको निर्देशित नहीं कर रही है, जिला प्रशासन अगर उनको नहीं कह रहे हैं कि वहाँ जाकर के आप इनको रोकिए, तो वो
कुछ नहीं कर सकते, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएंगे। तो सारी सिरदर्दी किसकी हो जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की और दिल्ली पुलिस की हो जाएगी। तो दिल्ली पुलिस की सीमाओं पर अगर आप रोक सके तो रोकें, लेकिन अगर 10,000, 20,000 और 50,000 की भीड़ पंजाब और हरियाणा से इन्होंने ठेल दी दिल्ली की तरफ, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ कितना अराजकता का माहौल पैदा होगा। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है, जितना मैं हरियाणा को समझता हूँ और जितना अभी हाल की जो घटनाएं घटी हैं उनको लेकर के मेरा आकलन है, उसमें ये मान लेना कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत बिल्कुल पक्की ही है और इनकी सत्ता में वापसी अब 100% बिल्कुल सही ही हो गई है, निश्चित ही हो गई है, थोड़ा जल्दबाजी होगी। हाँ ठीक है, कांग्रेस पार्टी का अपर हैंड माना जा रहा है क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होती है। लेकिन हाल में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनसे ये लग रहा है कि जो हिंदू हैं वो थोड़ा सा प्रायश्चित की मुद्रा में है। उनको थोड़ा सा अपनी गलती का एहसास और आभास होना शुरू हुआ है। एक घटना हुई थी फरवरी 2024 में, तब तक तो लोकसभा चुनाव हुए भी नहीं थे, नतीजे आए भी नहीं थे। एक त्रिपुरा से शेर और शेरनी का जोड़ा लाया गया था। शेर का नाम रख दिया गया अकबर, शेरनी का नाम रख दिया गया सीता। और इसको लेकर के सिलीगुड़ी में जनता सड़कों पर उतर आई। वो कदम वापस खींचना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। अभी बांग्लादेश में जो शेख हसीना सरकार का तख्ता उल्टा गया और वहां जिस तरीके से हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार और बर्बरता क्रूरता की गई, उनकी माँ बहन बेटियों की असमत पर हाथ डाली गई, उनके घरों को लूटा गया, उनकी दुकानों पर अटैक किए गए, जो उच्च पदों पर हिंदू लोग थे उनके इस्तीफे जबरन लिखवाए गए, उसको लेकर के भी सिलीगुड़ी में हमने उग्र प्रदर्शन, बल्कि उग्र तो नहीं कहना चाहिए, आक्रोशित हिंदुओं को सड़कों पर देखा इसका प्रतिकार करते हुए। प्रतिकार इस रूप में नहीं कि कोई मुसलमानों पर अटैक किया हो, लेकिन नारे लगाए उन्होंने और एक जन जागरण जो है वो हिंदुओं में किया। दूसरी घटना सूरत में हुई। सूरत में सैयदपुरा एक जगह है, वहां पर गणेश पंडाल लगा हुआ था। वहां पर कुछ मुस्लिम ग्रुप्स ने आकर के, वो टेम्पो में आए, उसमें इटरोड़े भरे हुए थे, ईंटें पत्थर भरी हुई थी, और वहां उन्होंने पथराव कर दिया गणेश पंडाल पर। आधे घंटे के भीतर वहां पर हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतर आए और वहां गृह राज्य मंत्री को पहुंचना पड़ा। डीजीपी ने आसपास के जितने थाने थे, जिले थे, उनकी फोर्स का मूवमेंट कर दिया सूरत की तरफ। ये ऐलान कर दिया गया कि सुबह सूरज की पौ फटने से पहले, पहली सूरज की किरण जमीन को छूने से पहले, सारे जितने भी ये बवाली थे, पत्थरबाज थे, शांति भंग करने वाले थे, उनको हम उठा लेंगे। वहाँ एक मस्जिद कमेटी है, उसने इन गुंडों को एक फ्लैट में बंद करके बाहर से ताला ठोक दिया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके। लेकिन चूंकि हिंदू जागृत अवस्था में हैं, उनको बताया गया कि इस फ्लैट में आए हैं, वो तोड़े गए, गेट तोड़े गए, ताले तोड़े गए, उनको उठाया गया और जो उनकी मरम्मत हुई है, जिन हाथों से उन्होंने पत्थर फेंके थे वो हाथ भी महफूज नहीं थे और जिन टांगों पर चल करके वो गए थे वो टांगे भी महफूज नहीं थी। और इसके बाद उनको छुड़ाने के लिए थाने पर जब मुस्लिम समुदाय की भीड़ वहां इकट्ठा हुई तो उसकी भी ठीक से मरम्मत की गई और उसमें से भी करीब 28-30 लोगों को तो रात में ही उठा लिया गया था। सबको ठीक तरीके से तोड़ा गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि पत्थरबाजी करने के आधे घंटे के भीतर वहां पर हिंदू सड़कों पर उतर आए थे और बहुत ही आक्रोशित थे। तीसरी घटना शिमला के पास संजौली की है। वहां पर एक मस्जिद 5 मंजिला बना ली गई। आरटीआई में कमल गौतम ने एक आरटीआई लगाई थी, जो हिंदू जागरण मंच से जुड़े हुए हैं,
उस आरटीआई में सरकार ने खुद स्वीकार किया कि ये मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई है, सरकारी जमीन पर बनाई गई है। अब उसमें 1 मंजिल बने या 5 मंजिल बने, वो तो पूरी ही मस्जिद अवैध है अगर सरकारी ज़मीन पर है। यानी उसका मालिकाना हक किसी वक्फ बोर्ड का नहीं है या किसी मुस्लिम का नहीं है, तो वो अवैध है। उसको लेकर के जिस तरीके से संजौली में हज़ारों की भीड़ सड़कों पर आ गई और लोगों ने कहा कि हम अगर सरकार नहीं तोड़ेगी तो हम तोड़ देंगे। और ये कई साल से सुनवाई चल रही थी नगर निगम के आयुक्त के पास और उस पर तारीखें पड़ती जा रही थी, तारीखों पर तारीखें हो रही थी। अल्टीमेटली क्या हुआ? नगर निगम आयुक्त के पास ये लोग खुद पहुंच गए, मस्जिद कमेटी के लोग और वहाँ की मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के लोग। एक एप्लीकेशन दी कि साहब जो भी अवैध आप मानते हैं उसको सील कर दीजिए या तोड़ दीजिए, हम कोई एतराज़ नहीं करेंगे, या हमें बता दीजिए, हम तोड़ देंगे। मंडी में क्या हुआ? मंडी में भी लोग सड़कों पर उतर आए और वहाँ पर जो अवैध मस्जिद थी उसको तो हिंदुओं का ये आक्रोश और गुस्सा देख करके वो मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों ने खुद ही हथौड़े लेकर के उसको तोड़ना शुरू कर दिया और गिराना शुरू कर दिया। ये जो सिलीगुड़ी से लेकर के सूरत के सैयदपुरा तक और संजौली से लेकर के मंडी तक हम एक आक्रोश देख रहे हैं हिंदुओं में, जो फिर से एकजुटता दिखाई दे रही है। लोग भूल जा रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये ओबीसी है, ये दलित है, ये जाट है, ये गुर्जर है, या वो सब जात पात से ऊपर उठ करके जो कोशिश कांग्रेस ने और कुछ दूसरे दलों ने की थी कि इनको जात पात में विभाजित कर दो, हिंदुओं को बांट दो ताकि हमारा रास्ता आसान हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोका जाए। तो ये जो घटनाएं हैं हमें ये बताती हैं कि हिंदू फिर से एकजुट हो रहा है। हिंदू को ये लगा है कि अरे यार ये क्या हो गया, मोदी जी को हमने 240 पर कैसे समेट दिया, और अब ये हुड़दंगी देश विरोधी जितने भी हैं जी। जिस जिस तरह की बकवास कर रहे हैं, पार्लियामेंट के भीतर भी पार्लियामेंट के बाहर भी, अगर मोदी जी फिर से पूर्ण बहुमत यानी भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ आते तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ती और विदेशी ताकतों की भी हिम्मत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो हम अब आप देखिए कि सूरत, सिलीगुड़ी और इधर संजौली और मंडी, इन 4 जगहों में कम से कम 1000 किलोमीटर की दूरी तो होगी और ये देश के अलग अलग हिस्सों में है। हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ शिमला, कहाँ मंडी, और उधर फिर सूरत आप जाइए और सिलीगुड़ी आप पश्चिम बंगाल में नीचे चले जाइए। यानी देश के अलग अलग हिस्सों की घटनाएं हैं, लेकिन संकेत एक ही है, दिशा एक ही है। तो इनका हरियाणा के चुनाव पर कोई असर ही नहीं होगा, या बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हुआ है उसका कोई प्रभाव ही हरियाणा के चुनाव पर नहीं होगा, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं। तो स्थितियां परिस्थितियां हमें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कितनी चेंज होंगी, बस ये देखने वाली बात है। बहुत सही कहा आपने सर, थोड़ी-सी बात उत्तर प्रदेश की भी कर लें। रविवार को योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है, ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ हैं। अब इतना भर कह देने से विपक्ष में बिल्कुल आग सी लग गई है। ये लोग भी बहुत खौफज़दा हैं, जब ये देख रहे हैं कि हिंदू बिल्कुल एक हो रहा है। तो योगी और मोदी का इतना खौफ, मतलब कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, लेकिन ये तो सिर्फ़ योगी जी ने अपनी भावना व्यक्त की है ना, इसमें इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। लेकिन फिर भी इतना खौफ है इन्हें। खौफ अगर योगी और मोदी से नहीं होगा तो और किससे हो? पूरा विमर्श ही बदल दिया है योगी और मोदी ने। जब से मोदी केंद्र की सत्ता में आए हैं, उन्होंने देश की पूरी छवि बदल दी है पूरी दुनिया में। उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही निर्माण नहीं किया है, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज का ही कायाकल्प नहीं कर रहे हैं, हवाई अड्डों का ही कायाकल्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एम्स बनवा रहे हैं, वो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, प्रदेशों में मेडिकल कॉलेज बढ़ा रहे हैं,
वो रोजगारों के अवसर निर्मित कर रहे हैं। देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 7% की दर से आगे बढ़ती जा रही दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में कोई भी देश हमारे आसपास नहीं है विकास के मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर। मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए देश फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है दुनिया की, और 27 या 28 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। वो विकास के मोर्चे पर तो काम कर ही रहे हैं। उन्होंने अभी देखिए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में क्या क्रांति का सूत्रपात कर दिया है। जी, ऐसे समय जबकि कुछ ऐसे देश मठाधीश बन गए थे सेमीकंडक्टर के मामले में कि वो अ, ये शो कर रहे थे कि साहब हमारी चमचागिरी करिए, हमारे इशारों पर नाचिए, तब हम सेमीकंडक्टर जो आपको सप्लाई करेंगे। और आज इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में और कंप्यूटर के दौर में जहां हर जगह चिप की जरूरत पड़ती है, वहां पर अगर किसी देश का या किन्हीं एक दो देशों का प्रभुत्व हो इस तरह की टेक्नोलॉजी पर, तो फिर पूरी दुनिया जो है वो पंगु बन करके रह जाती है, असहाय निसहाय बन करके रह जाती है। भारत ने बड़े फैसले किए हैं और अब सेमीकंडक्टर हम दुनिया भर को निर्यात करेंगे। तो ये जो मोदी का विजन है, और जिस तरीके से अभी रूस और यूक्रेन की का जो युद्ध 2.5 साल से ज्यादा समय से चल रहा है, अब उसको भी थामने के लिए मोदी ने जो इनिशिएट किया है, जिस तरीके से डोभाल साहब को पुतिन के पास भेजा है, और 22 से 24 अक्टूबर को जो कजान रूस में समिट होने वाली है ब्रिक्स देशों की, जिसमें प्रधानमंत्री की काफी समय बाद चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात होने वाली है, उससे पहले जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और जिस तरीके से अमेरिका भी अब बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, उससे भी भारत की और मोदी जी की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वो आपने वीडियो नहीं सुना था जब ये शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए जगजीत सिंह डल्लेवाल कह रहे थे कि वो मंदिर के चलते मोदी जी का कद बहुत ऊंचा हो गया है, ग्राफ उसे गिराना है। ग्राफ नीचे लाना है, टाइम थोड़ा माड़ा है, और काम जो है बहुत बड़ा है। तो ये सारे के सारे मोदी और योगी का ग्राफ नीचे लाने के लिए चिंतित रहते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं। वो एक कहावत है, कहावत क्या, एक किस्सा है। किस्सा ये है कि जंगल में शेर के प्रति थोड़ा सा आक्रोश हो गया और जी, सारे जितने जानवर थे, पशु थे, सब इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए शेर के खिलाफ कि साहब इसको राजा की पदवी से हटाओ। इसके तो अब वो किसी बंदर को पकड़ के लाए और बंदर को पकड़ के ला करके कहा कि जी ये हमारा कैंडिडेट होगा और चुनाव होंगे। बंदर जीत गया साहब। अब एक दिन शेर ने कहा कि ऐसे काम चलेगा नहीं, तो एक लोमड़ी के बच्चे को पकड़ करके बैठ गया और किया कुछ नहीं, लेकर के बैठ गया उसको। अब बंदर को बुलाया गया कि राजा साहब वो लोमड़ी का बच्चा पकड़ करके बैठा है शेर। तो ओहो! उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं देखता हूँ। अब बंदर क्या कर सकता था, दो जो आसपास के पेड़ थे, कभी उस पेड़ पर जाए वहां से घुड़की दे, कभी उस पेड़ पर जाए। वो उसने एक पूरा तमाशा कर रखा था। 2-3 घंटे हो गए। लोमड़ी कहने लगी कि राजा साहब आपकी ये उछल कूद से मेरा बच्चा बचेगा नहीं। तो उसने कहा कि मेरी मेहनत में, मेरी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ, मैं तो जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। तो ये लोग कभी लंदन जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। यानी ये उन ताकतों को संकेत दे रहे हैं कि भाई हम तो मोदी जी को हटाने और उनकी छवि को दागदार करने के लिए बहुत उछल कूद कर रहे हैं, पर हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। यानी देश की जनता अगर मोदी जी के साथ खड़ी हुई है, तो फिर योगी जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी क्या कह रहे हैं, वो मायने रखता है जनता के लिए। इनके लिए मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि इनको लगता है कि मोदी और योगी का जो मेन ध्येय है, विकास भी करेंगे, और जो हमारी विरासत है, जो हमारी पहचान है हिंदुत्व की, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी महान संस्कृति है, हम उसको भी पुनर्स्थापित करेंगे, पुनर्प्रतिष्ठित करेंगे, उसका गौरव बहाल करेंगे।
और मोदी जी ने देखिए क्या किया है, जब से वो आए हैं तब से उन्होंने केदारपुरी में जो काम किया है, कभी देश भूल नहीं पाएगा, आगे आने वाली पीढ़ियां कभी भूल नहीं पाएंगी। उन्होंने उज्जैन के में महाकाल नगरी का एक तरीके से उस पूरे परिसर का ही कायाकल्प कर दिया है। सोमनाथ का आप देख लीजिए, जिन भगवान राम के मंदिर की स्थापना और निर्माण का की प्रतीक्षा सदियों से की जा रही थी, वो काम इनके रहते हुए हो गया। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की, 35 से हटाने की जो प्रतीक्षा की जा रही थी, वो काम हो गया। अभी जो वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जे कर किए जा रहे थे, उसका निदान हो रहा है। सीएए लागू हो गया। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई प्रताड़ित किए जा रहे थे, उनको धार्मिक क्रियाएं नहीं करने दी जा रही थी, उनके बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, उनकी बेटियों के अपहरण हो रहे थे, जबरन निकाह करके उनको मुस्लिम बनाया जा रहा था, उनके लिए दरवाजे खोले गए हैं आज़ादी के इतने सालों बाद कि आप अगर वहाँ प्रताड़ित हैं, आप अपनी धार्मिक क्रियाएं ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वापस हिंदुस्तान आइए, हम आपको नागरिकता देंगे। इसका भी विरोध, सीएए कानून का भी विरोध। अब अगर यूसीसी लाया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, उसका विरोध। तो ये तो विरोध करेंगे इनका, तो ये। और योगी जी अगर ज्ञानवापी पर कोई मैसेज देना चाह रहे हैं पब्लिक को, तो इनको लगता है कि साहब वो इसलिए ज्ञानवापी पे बोल रहे हैं क्योंकि 10-11 सीटों के लिए उपचुनाव होने वाला है, जी, जी। और योगी जी जो हैं वो हिंदुओं का ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। अरे भाई, केवल इन 10 सीटों और 11 सीटों की बात नहीं है। जब से योगी जी राजनीति में आए हैं महंत अवैधनाथ के मार्गदर्शन में, तब से उनके विचार आप देख लीजिए, उनके सिद्धांत आप देख लीजिए, वो जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो दिशा देख लीजिए। वो रोजाना अपनी दिशा परिवर्तन नहीं करते हैं। और योगी जी अगर आज जन जन में इतने लोकप्रिय हैं, तो वो इसीलिए हैं, स्पष्ट कहते हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने जो कहा था, मुझे लगता है कि वो सूत्र वाक्य के रूप में लोगों ने गांठ बना करके अपने पास रख लिया है। उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। एग्ज़ैक्टली। लोकसभा चुनाव में आप बंट गए, आप यादव बन गए, आप ओबीसी की अलग अलग जातियां बन गए, अलग अलग पार्टियों में बंट गए, और उसका नतीजा आप देख लीजिए क्या हो रहा है। तो ये जो मैसेज है ज्ञानवापी का या दूसरे जितने भी हैं, या मथुरा का, काशी का कॉरिडोर देख लीजिए, अब करोड़ों लोग वहां पर दर्शनों के लिए जा रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री आए थे तो सपत्नीक वहां पर गए थे और भूरी भूरी प्रशंसा की थी, क्योंकि बाबा विश्वनाथ और पशुपतिनाथ जो काठमांडू में है, उनका अपना एक रिश्ता है। और काठमांडू के प्रधानमंत्री सपत्नीक अगर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं और कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर को देख करके भाव विह्वल हो जाते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगाइए ना कि दुनिया अब और दुनिया भर में बसे हुए जो हिंदू लोग हैं वो कितने गदगद हैं नरेंद्र मोदी से भी और योगी आदित्यनाथ से भी। एक तथ्य मैं बताऊं आपके दर्शकों को, जी। जब 2020 अगस्त 5 में भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर का आधारशिला रखा जा रहा था, तब से लेकर के जब तक मंदिर का लोकार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई 20 जनवरी 2024 को, तब तक योगी आदित्यनाथ के अयोध्या में 74 दौरे हुए थे, 74 दौरे। यानी वो हर बार अयोध्या जाकर के निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे थे, कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, कोई बाधा तो किसी तरह की नहीं है। इतना समर्पित व्यक्ति जन जन में लोकप्रिय नहीं होगा तो क्या होगा। और योगी आदित्यनाथ ये भी जानते हैं कि कब उनको अग्नि प्रज्वलित करनी है विरोधी दलों की काया में, तो वो कर रहे हैं। बहुत सही कहा आपने। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पहली बार एक टिप्पणी की है अमेरिका दौरे पे राहुल के, और एक टाइट स्लैप दिया है अपना। उन्होंने इतना गुस्सा उनको आ रहा था जो पत्रकार के साथ मारपीट हुई है। एंड सर, लाइट नोट पे एक आखिरी सवाल है। आपने भी इस पे शो किया है, एक डिबेट हो रहा है
आशुतोष और आनंद रंगनाथन के बीच में बहस, एक बड़ी बहस हो जाती है। बीच बचाव ना होता तो आई थिंक के बहुत सीन वर्स्ट भी हो सकता था। आप मुद्दा जानते हैं, बात तो केजरीवाल की हो रही थी, लेकिन उसमें मतलब लोगों के मनों में जो नफ़रत है, जो डर कहिए, नफ़रत कहिए, बहस का विषय तो कुछ और था, लेकिन वो बहस का विषय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गणेश उत्सव के अवसर पे जो पूजा-अर्चना करने के लिए गए थे वो चंद्रचूड़ जी के यहाँ, उस पर आ गया। तो ये सब क्या था? इस देश में एक वर्ग है और तथाकथित मीडिया के हिस्से भी रहे हैं ये लोग। और एक समय तो ऐसा था जब कांग्रेस सरकारों के समय इनकी तूती बोलती थी। ये चूँकि मैं दिल्ली में रहा हूँ और मैंने नेशनल ब्यूरो में काम भी किया है और कांग्रेस जैसी पार्टी और लोकसभा में कवर करता था। एक समय था जब होम मिनिस्ट्री भी कवर करता था, जब लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। तो मैं दिल्ली की राजनीति को भी समझता हूँ और यहाँ के सो कॉल्ड नेशनल मीडिया में बैठे हुए तथाकथित मठाधीशों को भी अच्छे तरीके से जानता हूँ। जी, कौन कहाँ कितना घुसा रहता है, कौन किसकी चापलूसी करता है, कौन किसका बैंड बजाता रहता है और कौन किसके गुण गाता रहता है, ये भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। जिस आशुतोष का आप ज़िक्र कर रही हैं, ये आशुतोष हमेशा से ही उस गैंग का, उस गिरोह का हिस्सा रहे हैं, जो आरएसएस के खिलाफ विश्वमन करता रहता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विश्वमन करता रहता है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो ये सारे 2002 से ही लामबंद हैं। विश्वमन करते रहे, देश के भीतर भी, देश के बाहर भी। और ये सोनिया गांधी 2007 में मौत का सौदागर कहने वाली नरेंद्र मोदी को, और उसके बाद तो कांग्रेस के नेताओं ने क्या-क्या गालियाँ मोदी को नहीं दी हैं। तो मैंने जो शो किया था, मैंने उसके आखिर में एक बात कही थी कि ये सब सम्माननीय हैं, वंदनीय हैं, क्योंकि अगर ये लोग ना होते, तो आज मोदी, मोदी ना होते। इन लोगों ने मोदी के खिलाफ इतना प्रचार किया है, इतना गंदा प्रचार किया है, इतनी गालियाँ बकी हैं कि इस देश की जनता एकजुट हो गई मोदी के साथ कि आप दो जितनी गाली देनी है, आप करो बकवास जितनी करनी है, हम मोदी के साथ हैं। और जिस तरीके से योगी समर्पित है जन सेवा के लिए, उसी तरीके से मोदी जी भी केवल और केवल देश के लिए और देशवासियों के लिए समर्पित हैं। तो जो घटना का उल्लेख आप कर रही हैं कि एक रोहित शर्मा के साथ अमेरिका में हुई और दूसरी स्टूडियो में नाविका कुमार के प्रोग्राम में प्राइम टाइम में हुई, ये दोनों ही घटना ये बताती हैं कि ये लोग खुद किसी के बारे में चाहे जो कहते रहें, किसी की जाति भी पूछते रहें, पत्रकार की भी जाति पूछते रहें, मीडिया हाउस के मालिक कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने एसटी हैं, ये भी पूछते रहें। लेकिन आपसे अगर आपके एजेंडे के खिलाफ जाकर के किसी ने प्रश्न पूछ लिया, तो आप बदतमीजी पर उतर आते हैं। और डॉक्टर आनंद रंगनाथन को तो मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। जी, इतने प्रतिभाशाली आदमी, जेएनयू में प्रोफेसर, पुस्तकें लिख चुके हैं और इतने अकाट्य तर्कों के साथ ट्विटर पर हाजिर रहते हैं और मीडिया हाउसेस भी ख़ास तौर से अंग्रेजी के चैनल उनको बुला करके अपना पक्ष रखने के लिए कहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मोदी के अंधभक्त हैं। जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ती है, आनंद रंगनाथन को हम देखते हैं, मोदी जी की आलोचना भी करते हैं, उनकी सरकार की आलोचना भी करते हैं। लेकिन मोदी जी ने जो काम किए हैं 2014 से 2024 के बीच में, वो उसके बहुत बड़े पैरोकार हैं, वो बहुत बड़े उसके प्रशंसक हैं और डंके की चोट पर वो कहते हैं कि इस तरह के काम करने वाले प्रधानमंत्री ही भारत को चाहिए। तभी हम तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, उनसे बाहर निकल पाएँगे और जो एस्पिरेशंस हैं यूथ के, उनको हम पूरा कर पाएँगे। तो इनके जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलते रहते हैं, फूटते रहते हैं और वो सामने आते रहते हैं। वही कुछ स्टूडियो में हुआ था। सर आपने मेरे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और मेरे शो के लिए समय निकाला।
बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स अ लॉट। जी, नमस्कार। बहुत जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।